हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिडक्शन से। मैं बता दूं, ये वीडियो सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स, जो सीए इंटरमीडिएट हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव हैं और सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो वैलिड है, ये अमेंडमेंट्स वैलिड हैं। ठीक है जी। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इसमें सीएस और सीएमए के लिए अलग से भी कुछ पार्ट है, जो सेपरेट पार्ट है वो मैंने इसी वीडियो के अंदर बताया है और वो मैं अलग से बताऊंगा कब सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिडक्शंस चैप्टर 6A, ये कॉमन पार्ट है। सेक्शन 80 EEA। हाँ बच्चों, जो हाउसिंग लोन के लिए एक इंटरेस्ट की अनाउंसमेंट आई थी कि हाँ 2019 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कि जब भी आप लोन लेते हो अफोर्डेबल हाउस को खरीदने के लिए या उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। वो जो इंटरेस्ट था उसकी डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 80 EEA, बट उसकी कंडीशन क्या थी कि लोन जो है वो 1419 से लेके 31 मार्च 2020 तक के लिए होना चाहिए। अब 31 मार्च 20 तो निकल गया, तो बजट 2020 में ये अनाउंसमेंट आई थी कि नहीं, इस चीज को हमें और बढ़ाना चाहिए। तो जब ये बजट आया था, बजट 2020, तो इस बजट के अंदर इसकी एक्सटेंशन कर दी गई थी, यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए ये वैलिड है। ठीक है जी, तो अब याद रखना है, ये अब 1/4/2019 की जगह पर 31 मार्च 2021 तक जा चुका है। 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 21 तक, मतलब इस पीरियड में कभी भी आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80 EEA में। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 80G बच्चों, डोनेशंस। डोनेशंस में बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, और 1 अक्टूबर 2020 से सिर्फ उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि सारे वो इंस्टीट्यूट, सारे वो एंटिटीज, जो एंटिटीज डोनेशन रिसीव करती हैं, ठीक है, उनको एक बारी फ्रेश अप्रूवल करवाना चाहिए, फ्रेश अप्रूवल ले लेना चाहिए कि हाँ आप वो एंटिटी हो जो 80G की लिस्ट में आते हो। ठीक है जी, तो ऑल एंटिटीज विच आर करेंटली अप्रूव फॉर द पर्पस ऑफ 80G आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर फ्रेश अप्रूवल। दैट्स इट। आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसके लिए भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है, और वो प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर आपको वो भरना होगा, और अगर आप 80G के अंदर कवर होते हो तो आपको वहां पे फॉर्म भर के उनको गवर्नमेंट को बस इंटीमेट करना है। जब हम बात करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से, एक बात और अनाउंस हुई कि डिडक्शन विल बी अवेलेबल ओनली अंडर दिस सेक्शन ओनली इफ रिसीविंग एंटिटी, जो डोनेशन रिसीव करती है, अपलोड अ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। नाउ आज तक कभी ऐसी बात नहीं की गई थी, बट अब से ये बोला जो भी एंटिटी रिसीव कर रही है डोनेशंस, उनको बोला गया है कि आपको उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट देनी है कि किन किन लोगों ने आपको डोनेट किया है। तो देखो, गवर्नमेंट अपना शिकंजा कस रही है उन लोगों पर जो लोग पैसा डोनेट करते हैं, और वो क्या कहते हैं ना, वो डोनेट कर देते हैं अपने कैश मनी को, या कहीं ना कहीं अपने फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए, और बेनिफिट भी ले लेते हैं 80G के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब से आपको वो लिस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, हमें वो सारी लिस्ट हमें बतानी होगी। तो पहले लिस्ट बताने का प्रोविजन नहीं होता था, अब लिस्ट बतानी होगी। तो जो रिसीव कर रहा है उसको एक पूरा डेटा तैयार करना होगा, और वो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन बतानी होगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये 2-3 बातें हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं तो इसके अंदर भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है 80G के अंदर। ये दोनों रिसीविंग एंटिटी की तरफ से, आप लोगों के देने की तरफ से कोई भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 80GGA। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, जी हाँ सर, आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 35, अगर आपको याद आ रहा हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेक्शन 35 पढ़ा था, वो PGBP के अंदर आपने पढ़ा था। बिजनेसेस के लिए पढ़ा था कि बिजनेसेस अगर प्रोफेशन, अगर कोई अपने बिजनेस या प्रोफेशन में रिसर्च करवाता है, साइंटिफिक रिसर्च करवाता है, या फिर वो साइंटिफिक रिसर्च वाली इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देता है, तो हम आपको डिडक्शन देते हैं। वो 35 में मिल जाती थी। बट ऐसे लोग जिनका बिजनेस ना होता हो, मतलब ऐसे लोग जो बिजनेस से कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो अगर वहां पर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, तो वो यहां इस सेक्शन में क्लेम कर सकते थे, सेक्शन 80GGA। तो उसी के ऊपर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एक बात अनाउंस कर दी गई। यहां पर अगर आपने 80G वाला डोनेशन देखा हो तो उसमें कैश अमाउंट 2000 से ज्यादा अलाउड नहीं था। अगर आपको याद आ रहा हो, कैश अमाउंट 2000 से ज्यादा अलाउड नहीं था। पहले 10,000 होता था, उससे पहले 20 होता था, 20 से 10 किया, 10 से 2 कर दिया।
तो अब 2000 से ज्यादा नहीं था 80G में, वो तो बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था। अब 80GGA के अंदर भी सिमिलर अमेंडमेंट ले आए और कहा कि 2000 से ज्यादा आप कैश अगर नहीं दे सकते हो, अगर आप दे रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। So, no deduction shall be allowed in respect of any sum exceeding 2000 rupees unless such sum is paid by any mode other than cash. अगर आपने बाय एनी मोड अदर देन कैश दिया है, यानी अकाउंट पे चेक दिया है, ड्राफ्ट दिया है, तो कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को। बट अगर आप पैसा कैश में देते हो तो हम आपको ये डिडक्शन नहीं देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही क्लियर है और सही भी है, सिमेट्री हो गई हर चीज में। अब 80G में भी 2000 है तो 80GGA में भी 2000 होना चाहिए था। बच्चों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था कि यार वहां 2000 यहां 10,000, तो अब सब जगह पे क्या हो गया, 2000 हो गया। चलो, बहुत ही अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 80JJAA, डिडक्शन इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो, ये सेक्शन न्यू एम्प्लॉइज के लिए होता था कि न्यू एम्प्लॉइज जो हायर करेगा उसको डिडक्शन देंगे। और इसमें बस ये बात बोल दी गई कि अब से इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो ना, ऑडिट जरूर करवा लेना। ऑडिट इज नाउ मैंडेटरी। अगर आपने ऑडिट करवाई है और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न, तो आपको हम लोग आपको ये डिडक्शन देंगे, अदरवाइज हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। एक बात और ध्यान रखना, मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि अब जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है ना, वो अब अलग हो गई है और ऑडिट रिपोर्ट की डेट अलग हो गई है। अगर आपको वो बात नहीं पता तो मेरी बहुत ही जल्द एक वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो निकालूंगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, रिटर्न की ड्यू डेट अलग हो चुकी है और ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट अलग हो गई है। पहले ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न की ड्यू डेट सेम होती थी, 30 सितंबर, ठीक है, ऑफ द असेसमेंट ईयर। बट अब क्या हो गया, 30 सितंबर में जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो 30 सितंबर में ही सबमिट करना है। बट रिटर्न की ड्यू डेट हो चुकी है 31 अक्टूबर। तो अब थोड़ा सा टाइम और दे दिया रिटर्न भरने के लिए। और ऑडिट रिपोर्ट अगर पहले ही बोली है सबमिट करने के लिए, तो 1 मंथ बिफोर जो प्रायर है वो यहां पर भी लिख दिया गया है, 1 मंथ प्रायर टू द रिटर्न ड्यू डेट। तो इसका मतलब है इसकी लास्ट डेट क्या होगी, दैट इज 30 सितंबर, क्योंकि ड्यू डेट तो 31 अक्टूबर हो गई है अब से। ठीक है जी। अब ये बात सर आपने बताई नहीं, वो मैं असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर रिटर्न का टॉपिक बताऊंगा, उसके अंदर समझाऊंगा। ठीक है, आगे नाउ अब ये तो चलो CS CMA स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताना है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। CS CS और CMA स्टूडेंट्स सबके लिए टेलीग्राम चैनल, सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। चलो नाउ एग्जेम्पशंस की बात करते हैं। पहले कॉमन पार्ट की बात कर लेते हैं। CS स्टूडेंट्स को फ्री कर देते हैं, फिर इसके बाद CS और CMA स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, एग्जेम्पशंस में सेक्शन 10 के अंदर आ जाते हैं और 10 के अंदर सेक्शन 1023C। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो, इस स्कीम के अंदर, इस सेक्शन के अंदर ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया जाता था, हॉस्पिटल्स का नाम लिया जाता था, ट्रस्ट का नाम लिया जाता था और कहा जाता था कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो फंड्स हैं, इनको जो भी ऐसी इनकम्स होंगी ये एग्जेम्प्ट रहेंगी, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब से जो भी इंस्टीट्यूट्स, फंड्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी इसके अंदर अभी तक थे, एग्जिस्टिंग थे, उनको अब से फ्रेश अप्रूवल कराना है, दैट्स इट। तो अगेन इतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, फ्रेश अप्रूवल करवाना है, यानी गवर्नमेंट ने इस प्रोविजंस को अमेंड किया है और ये भी 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है जी। तो उन्होंने कुछ टाइम पीरियड दिए हैं फ्रेश अप्रूवल करवाने के लिए और वो सब के लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। मैं वो सब बातें मुझे नेसेसरी नहीं लगी तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं डाली यहाँ पर। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिकली ओके। ऑडिट इज मैंडेटरी ऑफ सच एंटिटीज। नाउ अब ये एंटिटीज की ऑडिट मैंडेटरी है और ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करनी है आप लोग जानते हैं। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है रिटर्न की ड्यू डेट से पहले। तो अगर मैं ये देखूं कि सर आप तो उन फंड्स इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो और उनके फ्रेश अप्रूवल की बात कर रहे हो, ये कोई खास अमेंडमेंट, अगेन मैं बोल रहा हूं कोई ऐसी खास अमेंडमेंट नहीं थी ये 1023C। ठीक है जी, बट वन ऑफ एन अमेंडमेंट। ठीक है, ऐसे ही और भी अमेंडमेंट्स हैं। सेक्शन 1034 में आ जाते हैं। 1034 में बोल दिया गया कि कोई एग्जेम्पशन अब से नहीं मिलेगी डिविडेंड इनकम में। ये बात मैंने पहले बता दी है। 1034 ओमिट हो चुका है एक तरह से, क्योंकि अब इसका यूज नहीं रहा, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के बाद से अब जब भी कोई डिविडेंड आएगा वो अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो डिविडेंड अब टैक्सेबल रहेगा शेयर होल्डर्स को, कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। पहले कंपनी DDT पे करती थी, अब वो DDT खत्म हो चुका है।
ठीक है जी। तो नो एग्जेम्पशन ऑन डिविडेंड इनकम ऑन और आफ्टर 1/4/2020। नाउ शेयर होल्डर्स को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 1035 में इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड होता था, म्यूचुअल फंड वाले भी लोग डिविडेंड इनकम देते थे, तो वो जो इनकम होती थी वो भी अब एग्जेम्पशन खत्म हो गई है, क्योंकि नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, बिकॉज अब से शेयर होल्डर्स को ही टैक्स पे करना है। तो क्लियरली यहां पर भी उन्होंने एग्जेम्पशन खत्म कर दी। इसके बाद आ जाते हैं 1045 सेक्शन पे, जहां पर लिखा है एग्जेम्पशन टू एनी नोटिफाइड अलाउंसेस परक्विजिट्स पेड टू सर्विंग और रिटायर्ड चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो, यूपीएससी के मेंबर हो आप, यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन हो या सर्विंग चेयरमैन हो जो भी चल रहा है करंटली, उनको कोई भी तरह के अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते थे वो 1045 में एग्जेम्प्ट होते थे। खत्म हो गया बेटा, अब से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये वो एग्जेम्पशंस हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एग्जेम्पशंस हैं। इसके अलावा एक आधे छोटे मोटे एग्जेम्पशंस हैं, बट ना ही वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, ना ही वो सीए इंटर के लिए, और ना ही वो सीएमए इंटर के लिए। तो वो जाते हैं फाइनल लेवल पर, तो आपको फाइनल लेवल पर जरूर पढ़ने होंगे, और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंटर और एग्जी स्टूडेंट्स के लिए है। इज दैट क्लियर? तो अब जो मैं अमेंडमेंट्स करवाने वाला हूं, डिस्कस कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स देखेंगे। सीएस स्टूडेंट्स ये वीडियो को छोड़ सकते हैं अब से। आ जाओ बच्चों। नाउ सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, आप लोगों के कोर्स में सेक्शन 80I की सीरीज होती है, और 80I सीरीज में सेक्शन 80IA डिडक्शन will not be available unless audit report is submitted। भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो ये इतने पागल हो चुके हैं इस वक्त, कहता है अब से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। और ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करनी होती है? रिटर्न की ड्यू डेट से 1 मंथ पहले, है ना? ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सेक्शन 80IAC आप लोगों ने सेक्शन पढ़ा हुआ है। दिस सेक्शन प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। तो भाई साहब अगर आप कोई ऐसा एलिजिबल बिजनेस रन करते हो बाय एलिजिबल स्टार्टअप फॉर द पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 7 ईयर्स, तो अभी तक ऐसे होता था कि 7 सालों में कोई भी 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स के लिए हम आपको डिडक्शन देंगे 100%। ठीक है, स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए, स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए, सेक्शन 80IAC में। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एलिजिबल स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 से लेके बट बिफोर 1 अप्रैल 2021 तक। तो ये अभी तक की कंडीशंस थी, मैंने अभी तक अमेंडमेंट नहीं बताई इसके अंदर। और एनुअल टर्नओवर कितना मेंटेन करना है? दैट शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। ये बात अभी तक लिखी हुई थी उस प्रोविजन के अंदर, सेक्शन 80IAC के प्रोविजंस के अंदर। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 deduction under section 80IAC shall be eligible to startups for a period of 3 consecutive assessment years out of 10 years beginning from the year in which it is incorporated। तो अगर आपका 10 सालों का पीरियड है, उस 10 सालों के पीरियड में कोई भी 3 साल अब आप डिडक्शन ले सकते हो। पहले भी 3 साल था, बट 3 साल था आउट ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, अब जब से आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, उस इनकॉर्पोरेशन ईयर से 10 साल, उन 10 सालों में कोई भी 3 साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 साल, लगातार 3 साल 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टोटल टर्नओवर भी 25 करोड़ की जगह पर अब 100 करोड़ की लिमिट कर दी है। बहुत अच्छा काम कर दिया गवर्नमेंट ने। कहा कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है किसी भी साल में तो आपको डिडक्शन मिलेगी, बट अगर आपका 100 करोड़ पार कर गया किसी भी साल में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? ये अमेंडमेंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80IAC। Now next is section 80IBA, deduction in case of business of developing and building affordable housing projects। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो इसमें जो ड्यू डेट थी वो फ्रेश अप्रूवल, उसमें प्रोजेक्ट की अप्रूवल 31 मार्च 2020 तक लेनी थी। ये लास्ट डेट थी। अगर आपको डिडक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन में चाहिए तो इन लोगों को बोला गया था जो डेवलपिंग और बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, तो गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। और आपने देखा, हमने अभी उसके अंदर भी पढ़ा था अफोर्डेबल हाउसिंग डिडक्शन, हमने वहां पे पढ़ा था अफोर्डेबल हाउसिंग एग्जेम्पशंस के अंदर। और अफोर्डेबल हाउसिंग का वहां पे लोन के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था कि हम आप ये डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, वहां पर भी गवर्नमेंट ने साथ दिया, तो यहां तो देना ही था। 31 मार्च 21 तक वहां पर भी बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला अर्लियर लास्ट डेट फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल वाज 31 मार्च 2020, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। अब से ये 31 मार्च 2021 तक जा चुका है। इज दैट क्लियर? आ जाओ।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया सेक्शन करवाने जा रहा हूं, एटीएम। जी हाँ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज है सर? सिंस डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल टू शेयर होल्डर्स, हमें पता चल गया है कि शेयर होल्डर्स को अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट सेक्शन 80M इंट्रोड्यूस्ड। नाउ देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, वो अपना भी डिविडेंड अनाउंस करती हैं, है ना, और वो अपना डिविडेंड अनाउंस करती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा, है ना। तो जब दूसरी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वो जो दूसरी कंपनी है वो उनको डिविडेंड देती है ना। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो इनके ऊपर भी इन्वेस्ट करती हैं, कुछ कंपनीज भी इन्वेस्ट करती होंगी, कुछ शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्ट करते होंगे, तो वो ये भी डिविडेंड सबको देते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो डिविडेंड इनको आ रहा है उस पर तो एज अ शेयर होल्डर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो ये डिविडेंड दे रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको तो नहीं देना, बट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को देना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक सेक्शन 80M इंट्रोड्यूस कर देते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो लोग इन्वेस्टर कंपनी है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। कंडीशंस क्या है इस सेक्शन की? असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, एक इन्वेस्टर कंपनी होनी चाहिए। इनकम ऑफ असेसी इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? मुझे डिविडेंड मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से, या कोई बिजनेस ट्रस्ट से। और डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी टू इट्स ओन शेयर होल्डर्स। और मैंने क्या किया है, मैंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी ना, तभी आपको ये डिडक्शन मिलने वाली है। दो चीजों का यहां पर ध्यान देना है। पहला, मैं डिविडेंड ले भी रहा हूं और डिविडेंड दे भी रहा हूं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। मैं ले भी रहा हूं और दे भी रहा हूं। अब जो मैं डिविडेंड ले रहा हूं वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर कंपनी हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं दूसरी कंपनीज में, है ना। तो मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा हूं अपना पैसा, और मुझे डिविडेंड जो मिल रहा है उस पर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे उस पर या तो मुझे उस पर कोई एग्जेम्पशन मिल जाए, बट या फिर वो अगर आप मुझे टैक्सेबल करते हो तो गवर्नमेंट मुझे उसमें कोई डिडक्शन दे दे, उसमें कोई बेनिफिट दे दे, क्योंकि मुझे उसी में से कुछ डिविडेंड मैंने अपने शेयर होल्डर्स को देना है। तो यहां पर लिखता है डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी टू इट्स ओन शेयर होल्डर्स बिफोर द ड्यू डेट। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं डिविडेंड जब रिसीव करता हूं वही तो मेरी इकलौती इनकम है इन्वेस्टर कंपनी की, और जो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं वही डिविडेंड उनको दे रहा हूं। तो मैं टैक्स तो एक तरह से पे कर ही रहा हूं, है ना। मैं एक इन्वेस्टर कंपनी हूं तो मेरे को जो डिविडेंड मिला मैंने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, और वही डिविडेंड मैं आगे कट टैक्स देने के बाद वही डिविडेंड मैं आगे अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहा हूं। जब आगे अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहा हूं डिविडेंड, तो वो डिविडेंड उनको भी टैक्सेबल हो रहा है, तो ये दो बारी टैक्स लग रहा है। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि हम जो ऐसी कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर कंपनीज होती हैं, और इन्वेस्टर कंपनी नंबर 2 अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रही हैं फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट, नंबर 3 अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसी इन्वेस्टर कंपनी को, बाय इन्वेस्टर कंपनी किसी शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, तो हम लोग आपको डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन क्या देंगे ये देखो, एग्रीगेट डिविडेंड इनकम ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी। जो भी मुझे डिविडेंड इनकम हो रही है वो वाला अमाउंट की डिडक्शन मिल सकती है, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी विच एवर इज लेस। मेरे कहने का मतलब, मान लो बच्चों कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड रिसीव किया है, 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड रिसीव किया है इस साल किसी कंपनी से, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं, 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड रिसीव किया है, और इस 100 करोड़ पे मैं टैक्स भी पे कर रहा हूंगा। बिल्कुल सही बात है। अब वो कह रहे हैं कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस चीज की। ठीक है, 100 करोड़ का जो डिविडेंड, क्योंकि मैं भी आगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा हूं, तो अब जो 100 करोड़ रुपए, बट डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी? डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी? 100 करोड़ रुपए, या फिर वो अमाउंट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय इन्वेस्टर कंपनी, इन्वेस्टर कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो वाला अमाउंट। तो 100 करोड़ रुपए, और मान लो इन्वेस्टर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 60 करोड़, अगर, सो विच एवर इज लेस, 60 करोड़ रुपीस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80M। कौन सा सेक्शन? 80M। तो बच्चों ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए है। ये शेयर होल्डर्स मतलब ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर लागू होता है। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है उन लोगों को कि आपका जो इनकम आई है उस इनकम में से हम उतने पोर्शन का डिडक्शन आपको दे देंगे, जो आप लोग डिविडेंड दे रहे हो लोगों को, ठीक है, उतने अमाउंट का हम आपको डिडक्शन दे देंगे। आप अपने नीचे 80M, ठीक है, 80M की क्या ले सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो।
इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरी यही इनकम है और यही मेरा खर्चा होना चाहिए, मैं तो यही दे रहा हूं, और एक्चुअल में जो दे रहा हूं वो खर्चों में नहीं शो करके हम लोग कहां दिखाते हैं उसको, हम लोग दिखाते हैं उसको एप्रोप्रिएशंस में। तो प्रॉफिट तो पहले ही आता है और फिर प्रॉफिट पे मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा डिविडेंड इंक्लूड करके, तो भाई साहब मेरे लिए तो बहुत बड़ा टैक्स बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना हम लोग इनके लिए एक सेक्शन बना दें और इसको या तो उस अमाउंट का डिविडेंड का डिडक्शन दे दे या फिर उस अमाउंट का दे दे जो वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है, ठीक है? तो विच एवर इज लेस उस अमाउंट का डिडक्शन दे देंगे। और परफेक्ट बनाया है सेक्शन और बहुत जरूरी था इस डोमेस्टिक कंपनी के लिए। कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ये है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की अमेंडमेंट्स, ठीक है? और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा अब हमारी जो अगली अमेंडमेंट आने वाली है, बच्चे पूछते रहते हैं, मैं बता दूं अगली जो अमेंडमेंट आने वाली है वो है टीडीएस टीसीएस चैप्टर की और एक असेसमेंट प्रोसीजर की, ठीक है जी। तो टीडीएस टीसीएस चैप्टर और असेसमेंट प्रोसीजर में क्या अमेंडमेंट्स होंगी वो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है जी। ये पीडीएफ लेने के लिए आपको वहां पे आना होगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।